Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। नमस्कार। हम खंगालने वाले हैं कि कैसे हजारों साल पुरानी जो आयुर्वेदिक परंपरा है और आज की जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स हैं वो कैसे साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ दो अलग दुनियाओं का मेल नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये संगम कैसे मुमकिन हो रहा है। हाँ। और इसके मायने क्या हैं। सही, खासकर जब हम आयुर्वेद को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाने की बात करते हैं। बिल्कुल। हमारी ये बातचीत एक रिसर्च पेपर के कुछ हिस्सों पर आधारित है, 5 रिसर्च डिजाइंस एंड टर्मिनोलॉजीज PDF। जी। तो आज हमारा मकसद है ये जानना कि ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और नए जमाने के रिसर्च डिजाइन है, ये मिलकर भारत के बड़े हेल्थ गोल्स जैसे विजन 2030 और विकसित भारत 2047 इनको पूरा करने में कैसे मदद कर सकते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनके भविष्य से जुड़ा सवाल है। सही कहा। कैसे हम पुरानी बुद्धिमत्ता को आज की कसौटियों पर परखें और शायद और बेहतर बनाएं। और सोचिए जरा, ये कितना इंटरेस्टिंग है कि सदियों पुरानी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, जैसे किसी की प्रकृति के हिसाब से इलाज करना, हाँ, उसे आज केस रिपोर्ट, कंट्रोल ट्रायल और यहाँ तक कि AI जैसी तकनीकों से जांचा परखा जा रहा है। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं आयुर्वेद में किस किस तरह के रिसर्च अध्ययन किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उन स्टडीज की जो किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह पर गहराई से नजर डालती हैं। अच्छा। केस रिपोर्ट और केस सीरीज। केस रिपोर्ट और केस सीरीज। हाँ, इन्हें आप एक तरह की मेडिकल जासूसी समझ सकती हैं। मेडिकल जासूसी? अरे वाह, ये सुनने में तो बड़ा रोचक लग रहा है। किसी एक मरीज की पूरी कहानी। हाँ, बिल्कुल। केस रिपोर्ट एक अकेले मरीज का, आप कह सकती हैं, पूरा क्लिनिकल ब्यौरा होता है। इसमें सब कुछ शामिल होता है, इसकी पूरी जांच, आयुर्वेद में जिसे दशविध परीक्षा कहते हैं। दशविध परीक्षा, हाँ। बीमारी का पता लगाना यानी निदान, उसका व्यक्तिगत इलाज और खासकर अगर वो इलाज उसकी प्रकृति, हाँ, ये शब्द बहुत सुना है। हाँ, शारीरिक बनावट और स्वभाव के हिसाब से तय किया गया हो और आखिर में नतीजा क्या रहा। अच्छा। पेपर में चक्रपाणी टीका का जिक्र है, या दर्शयति व्याधीन प्रकृतिजस। ये इसी बात पर जोर देता है कि इलाज व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। राइट। और IJSARE जैसे जर्नल है जो बाकायदा गाइडलाइन देते हैं कि ऐसी रिपोर्ट कैसे लिखनी है। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, बिल्कुल। पूरी पृष्ठभूमि, मरीज की स्थिति, जिसमें अष्टविध यानी 8 तरह की परीक्षा शामिल हो सकती है। अष्टविध, ओके। फिर डिस्कशन और निष्कर्ष। अच्छा, तो ये हुई एक मरीज की कहानी। हाँ। और केस सीरीज इससे कैसे अलग है? ये भी तो केस ही है। हाँ, पर ये सीरीज है, इसमें हम ऐसे कई मरीजों के समूह को देखते हैं जिनका इलाज लगभग एक जैसे आयुर्वेदिक तरीके या प्रोटोकॉल से हुआ हो। अच्छा, एक जैसे प्रोटोकॉल वाले कई मरीज। जी। मान लीजिए दिल की किसी तकलीफ के लिए अष्टांग हृदय में बताए गए किसी खास नियम जैसे हृदयौषधि रेजिमेन का पालन करने वाले कुछ मरीजों का अध्ययन। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि क्या अलग अलग प्रकृति के लोगों पर इलाज का असर अलग होता है। अच्छा, पैटर्न ढूंढने के लिए। हाँ, क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है? इससे आगे की बड़ी रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस या आइडिया मिलते हैं। समझ गया। यानी ये छोटे पैमाने पर काफी गहरी जानकारी देते हैं। हाँ। लेकिन अगर हमें बड़े ग्रुप्स को देखना हो या ये जानना हो कि समय के साथ चीजें कैसे बदलती हैं, उसके लिए दूसरे तरीके हैं। उन्हें हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल सिर्फ देखना, इंटरफेयर नहीं करना। हाँ, बिल्कुल। इनमें 2 मुख्य हैं, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक स्नैपशॉट की तरह है। स्नैपशॉट एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर। बिल्कुल, ये एक ही समय पर
अलग-अलग लोगों में स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें देखती है। जैसे मान लीजिए आज के दिन वात प्रकृति वाले लोगों में डायबिटीज यानी मधुमेह कितनी आम है। अच्छा, एक टाइम फ्रेम में। हाँ, पेपर में संस्कृत सिद्धांत कालम न पश्यति का जिक्र है, जो शायद इसी एक पल के अवलोकन की बात करता है। दिलचस्प। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, ये तो नाम से ही लग रहा है कि लंबे समय तक चलती होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज एक ही समूह के लोगों का सालों तक पीछा करती हैं। सालों तक? हाँ, मान लीजिए हमने वात, पित्त और कफ प्रकृति वाले 3 समूह बनाए और सालों तक देखा कि उनमें शरीर के क्षय मतलब जैसे ट्यूबरक्लोसिस वाला क्षय या नहीं, यहाँ मतलब है बॉडी टिश्यूज का डिजेनरेशन, जिसे शोषण कहते हैं, या फिर जीवन शक्ति, ओज में कमी जैसी स्थितियां कैसे विकसित होती हैं। अच्छा, ओज क्षय, समझी। क्योंकि ये समय के साथ बदलाव देखती हैं, इनसे हमें कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में कुछ शुरुआती संकेत मिल सकते हैं। संकेत मिल सकते हैं, पक्का नहीं कह सकते। हाँ, पूरी तरह पक्का नहीं, लेकिन इशारा मिलता है। तर्कशास्त्र का सिद्धांत अनुगमः संबंधा इसी रिश्ते को समझने की ओर इशारा करता है। ये तो हुई अवलोकन की बात, लेकिन कई बार हमें तुलना करनी पड़ती है ना, ये जानने के लिए कि किसी चीज का असर हुआ या नहीं। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर शायद कोहॉर्ट और केस कंट्रोल स्टडीज आती होंगी। एकदम सही। ये दोनों डिजाइन तुलना करने और संबंधों को समझने में मदद करते हैं, लेकिन इनके तरीके थोड़े अलग हैं। कैसे? कोहॉर्ट स्टडी आगे की तरफ देखती है, मतलब भविष्य की ओर, या कभी-कभी रिकॉर्ड्स के जरिए अतीत में भी देखती है। अच्छा। हम लोगों के समूह बनाते हैं इस आधार पर कि वे किसी चीज के संपर्क में आए हैं या नहीं। इसे एक्सपोजर कहते हैं। एक्सपोजर जैसे कोई खास आयुर्वेदिक दवा लेना, मान लीजिए मानदीप घृत का सेवन। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि भविष्य में उनमें कोई बीमारी, जैसे पेपर में उदाहरण है बुढ़ापे से जुड़े रोग, जरा रोगा, होती है या नहीं। अच्छा, तो एक्सपोजर वाले ग्रुप और बिना एक्सपोजर वाले ग्रुप की तुलना करते हैं। हाँ, ये हुआ फॉरवर्ड लुकिंग या प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। हाँ। और अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स देख रहे हो, वो भी कोहॉर्ट हो सकता है। हाँ। उसे रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट कहते हैं, पीछे मुड़कर देखना। अच्छा। जैसे पेपर में CCRS का उदाहरण दिया है, जो आयुर्वेद में रिसर्च की मुख्य सरकारी संस्था है। हाँ, CCRS। मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि जिन मरीजों ने, मान लीजिए, पुराने जमाने में रसायन थेरेपी ली थी, रसायन थेरेपी, उनकी सेहत उन मरीजों के मुकाबले कैसी रही जिन्होंने वो थेरेपी नहीं ली थी। ठीक है, ये समझ आया। अब केस कंट्रोल स्टडीज कैसे अलग हैं? ये भी तो पीछे देखती हैं, है ना? हाँ, केस कंट्रोल स्टडीज भी पीछे देखती हैं, रेट्रोस्पेक्टिव होती हैं, लेकिन उनका शुरुआती बिंदु अलग होता है। शुरुआती बिंदु? वो बीमारी से शुरू करती हैं। ओह। हम ऐसे लोग लेते हैं जिन्हें कोई खास बीमारी है, इन्हें केस कहते हैं। केस? जैसे पेपर में उदाहरण है सिर या गर्दन के रोग ऊर्ध्व जत्रुगण। ठीक। और उनकी तुलना ऐसे लोगों से करते हैं जिन्हें वो बीमारी नहीं है। ये कंट्रोल समूह हुआ। केस और कंट्रोल, समझ गई। फिर हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि इन दोनों समूहों में अतीत में किसी चीज का अनुभव, मतलब कोई एक्सपोजर जैसे क्या उन्होंने लंबे समय तक शिलाजीत का सेवन किया था, वो कितना अलग अलग था दोनों ग्रुप्स में। अच्छा, तो बीमारी से शुरू करके पीछे एक्सपोजर देखते हैं। बिल्कुल। इसमें एक बहुत जरूरी चीज होती है, मैचिंग, मतलब मिलान करना। जी। किस चीज का? हम कोशिश करते हैं कि केस और कंट्रोल वाले लोग उम्र, लिंग और आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो दोष प्रकृति जैसे मामलों में एक जैसे हों, ताकि तुलना सही हो सके। हाँ, ताकि ये सुनिश्चित हो कि हम वाकई उस एक्सपोजर जैसे शिलाजीत के असर को देख रहे हैं, न कि इन दूसरे फैक्टर्स जिन्हें कंफाउंडिंग फैक्टर्स कहते हैं, उनके फर्क को। पेपर में न्याय दर्शन के यथा मीमांसा नियमा का जिक्र शायद इसी सावधानी पूर्वक मिलान की अहमियत बताने के लिए है, ताकि नतीजों में कोई झुकाव या बायस ना आए। एग्जैक्टली, बायस या विकृति कम हो। और अब आते हैं उस तरीके पर जिसे अक्सर मेडिकल रिसर्च का सोने का मानक यानी गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। हाँ, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स या RCTs, आयुर्वेद में इनकी क्या जगह है? क्या ये यहाँ भी उतनी महत्वपूर्ण है? हाँ, बिल्कुल। RCTs को आयुर्वेद में भी किसी इलाज या दवा की प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस
जांचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बल्कि गोल्ड स्टैंडर्ड ही माना जाता है। अच्छा। पेपर में एक उदाहरण भी है रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के करीब पहुंच रही महिलाओं में शतावरी घृत शतावरी घी का प्लेसिबो प्लेसिबो मतलब? नकली दवा। हाँ बिल्कुल। प्लेसिबो यानी एक ऐसी चीज जो दिखती तो असली दवा जैसी है पर उसमें एक्टिव तत्व नहीं होता। तो शतावरी घृत की तुलना प्लेसिबो से करना। ठीक है। आरसीटी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी सबसे बड़ी खूबी है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन मतलब बेतरतीब ढंग से चुनना। रैंडमली। हाँ, इसका मतलब है कि कौन से प्रतिभागी को असली दवा मिलेगी और किसे प्लेसिबो, ये पूरी तरह संयोग यानी चांस से तय होता है, किसी की पसंद या मर्जी से नहीं। इससे पेपर में निश्चित वितरण या फिर विलासित वितरण जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? इससे ये पक्का होता है कि जो दो ग्रुप्स बन रहे हैं, एक जिसे असली दवा मिलेगी, दूसरा जिसे प्लेसिबो, वो शुरू में लगभग हर तरह से एक जैसे हों। ताकि फर्क सिर्फ दवा का ही रहे। हाँ, ताकि अगर अंत में कोई फर्क दिखे तो हम कह सकें कि वो दवा की वजह से है, न कि इसलिए कि दोनों ग्रुप शुरू से ही अलग थे। ये सिलेक्शन बायस को कम करता है। और इसमें ब्लाइंडिंग का भी जिक्र होता है ना, उसका क्या मतलब है? ब्लाइंडिंग या गुप्तीकरण, इसका मतलब है पर्दा डालना। पर्दा? कैसा पर्दा? मतलब कोशिश की जाती है कि न तो मरीज को पता चले और न ही इलाज करने वाले डॉक्टर या रिसर्चर को कि किसे असली दवा मिल रही है और किसे नकली। ओह, क्यों? ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी की उम्मीदों या पहले से बनी धारणा का असर नतीजों पर ना पड़े। इसे परफॉर्मेंस बायस या ऑब्जर्वर बायस कहते हैं। अच्छा, अगर डॉक्टर को पता हो कि असली दवा दे रहे हैं तो शायद वो ज्यादा ध्यान दें। हो सकता है, या अगर मरीज को पता हो तो उसे लगे कि वो बेहतर महसूस कर रहा है, भले ही दवा का असर ना हो। इसे प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। तो डबल ब्लाइंड मतलब? डबल ब्लाइंड मतलब जब मरीज और रिसर्चर दोनों ही अनजान हो कि कौन सा ट्रीटमेंट मिल रहा है। और एक और शब्द था एलोकेशन कंसीलमेंट। हाँ, एलोकेशन कंसीलमेंट, ये रैंडमाइजेशन से जुड़ा। ये पक्का करता है कि जिस व्यक्ति को मरीज को ग्रुप में डालना है उसे पहले से पता ना चले कि अगला मरीज कौन से ग्रुप में जाने वाला है। ये भी बायस कम करता है। ये तो सचमुच बहुत सावधानी बरतने वाले तरीके लगते हैं। हाँ, इसीलिए आरसीटीज को इतना महत्व दिया जाता है। क्या आयुष मंत्रालय के भी कुछ नियम हैं इनके लिए? बिल्कुल। पेपर बताता है कि आयुष के जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल गाइडलाइंस हैं, उनमें आरसीटीज करने के लिए बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज दिए गए हैं। अच्छा। दवाओं की क्वालिटी कैसे सुनिश्चित करनी है, उसका मानकीकरण कैसे करना है, और जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए केस रिपोर्ट फॉर्म्स यानी सीआरएफ्स के टेम्पलेट भी दिए गए हैं। ये सब मानकीकरण क्यों जरूरी है? ताकि रिसर्च उच्च गुणवत्ता वाली, भरोसेमंद और रिप्रोड्यूसिबल हो। मतलब अगर कोई और उसी तरह रिसर्च करे तो मिलते जुलते नतीजे आएं। समझ गया। तो ये तो हुए मरीजों पर होने वाले मुख्य अध्ययन, लेकिन क्या रिसर्च सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल तक ही सीमित है या और भी तरीके हैं जिनसे आयुर्वेद के ज्ञान को परखा और समझा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लिनिकल स्टडीज बहुत जरूरी हैं, पर उनके अलावा भी बहुत कुछ होता है। जैसे? एक बड़ा हिस्सा है साहित्यिक अनुसंधान और समीक्षाएं, लिटरेरी रिसर्च एंड रिव्यूज। लिटरेरी रिसर्च मतलब ग्रंथों को पढ़ना? हाँ, इसमें पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय वगैरह, हाँ, क्लासिक्स। और साथ ही आज के जमाने की जो साइंटिफिक लिटरेचर है, उन सबको खंगाला जाता है। किस लिए? क्या ढूंढते हैं इनमें? इनका मकसद होता है किसी खास विषय पर, जैसे मान लीजिए दोषों को शांत करने वाले इलाजों पर। अब तक मौजूद सारे ज्ञान और सबूतों को इकट्ठा करके उनका सारा निकालना, एक तरह से सिंथेसिस करना। अच्छा, तो ये रिव्यू आर्टिकल्स जैसे होते हैं? हाँ, ये समीक्षाएं दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है व्यवस्थित समीक्षा, सिस्टमैटिक रिव्यू, जो बहुत कठोर नियमों का पालन करती है सबूत खोजने और चुनने में। सिस्टमैटिक रिव्यू? हाँ, और दूसरी होती है वर्णनात्मक समीक्षा, नैरेटिव रिव्यू, जो थोड़ी ज्यादा विवरणात्मक होती है। ठीक है। पेपर में सैनरा नाम के एक टूल का जिक्र है। सैनरा? हाँ, ये एक गाइडलाइन है जिसे आयुर्वेद की वर्णनात्मक समीक्षाओं के लिए अनुकूलित किया गया है ताकि वो पारदर्शी हों और उन्हें दोहराया जा सके। ट्रांसपेरेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। और लेबोरेटरी में होने वाले काम का क्या, जिसे प्री क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं, वो भी होता है आयुर्वेद में? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दवा या इलाज को इंसानों पर आजमाने से पहले की तैयारी होती है।
इसे प्री क्लिनिकल कहते हैं। अच्छा, इंसानों से पहले? हाँ, इसके भी कई रूप हैं, जैसे पेपर में बताया गया है। कौन कौन से? एक है इन सिलिको। इन सिलिको मतलब सिलिकॉन चिप पर, कंप्यूटर पर? हाँ बिल्कुल, ये कंप्यूटर पर मॉडलिंग होती है, जैसे किसी बहु जड़ी बूटी वाले फॉर्मूला, मान लीजिए दशमूल, दशमूल, हाँ। उसके शरीर पर असर करने के तरीके को कंप्यूटर मॉडलिंग से समझना। आजकल इसे नेटवर्क फार्माकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर से समझना कि दवा काम कैसे करेगी। हाँ, फिर है इन विट्रो। इन विट्रो, ये सुना है, लैब में। हाँ, ये लैब में टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में सेल्स यानी कोशिकाओं पर होता है। विट्रो मतलब ग्लास। ओके। जैसे किसी रसायन, औषधि के अर्क का सेल्स पर क्या असर होता है, ये जांचना। मान लीजिए देखना कि क्या उसमें एडेप्टोजेनिक प्रभाव है। फिर इन सिटू। इन सिटू, ये क्या है? इन सिटू मतलब अपनी जगह पर। ये शरीर से निकाले गए टिश्यू यानी ऊतक पर होता है, लेकिन उसे लगभग वैसी ही स्थिति में रखकर जैसा वो शरीर में था। ओह, टिश्यू पर। हाँ, जैसे पेपर में उदाहरण है कि शतपुष्पा तेल यानी माइक्रो सर्कुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन टिश्यू एक्सप्लांट मॉडल पर करना। ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। और आखिरी वाला इन वीवो। इन वीवो? इन वीवो मतलब जीवित प्राणी में। ये जीवित प्राणियों पर किया जाता है, अक्सर जानवरों जैसे चूहों पर। जानवरों पर टेस्ट करना? हाँ, इससे किसी अकेली जड़ी बूटी जैसे नाग केसर की सुरक्षा यानी टॉक्सिसिटी और असर यानी एफिकेसी का पता लगाया जाता है। सेफ्टी और एफिकेसी। जी, इसे शायद पुराने जमाने की अग्नि परीक्षा का आधुनिक रूप कह सकते हैं। हाँ, अग्नि परीक्षा सही है। बाप रे, तो आयुर्वेद रिसर्च में इतने सारे अलग अलग तरीके इस्तेमाल होते हैं, क्लिनिकल, लिटरेरी, प्री क्लिनिकल। हाँ, ये एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच है। इस सब में कुछ खास शब्द बार बार आ रहे हैं। क्या आप कुछ मुख्य शब्दों को आसान भाषा में समझा सकती हैं जिनका जिक्र पेपर में है, जो रिसर्च समझने में मदद करें? जरूर, कुछ शब्द समझना वाकई मददगार हो सकता है, जैसे हाँ। रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन हमने बात की थी RCTs में। हाँ, वो बेतरतीब तरीके से ग्रुप बनाना। बिल्कुल, प्रतिभागियों का इलाज ग्रुप्स में सहयोग से आवंटन। पेपर में इसके लिए विलासित वितरण शब्द भी है। मकसद है बायस यानी पक्षपात कम करना। ठीक है, अगला? मैचिंग, ये केस कंट्रोल स्टडी में इस्तेमाल होता है। हाँ, केस और कंट्रोल को मिलाना। जी, बीमारी वाले केस और बिना बीमारी वाले कंट्रोल लोगों को उम्र, प्रकृति जैसे फैक्टर्स पर मिलाना। इसे युग्म बंधन कहा गया है। युग्म बंधनों के मकसद तुलना को सही और सटीक बनाना। ठीक है। और ब्लाइंडिंग। हाँ, वो पर्दा डालना। एग्जैक्टली, इलाज की पहचान छुपाना। गुप्तीकरण, मकसद उम्मीदों या धारणाओं का असर नतीजों पर न पड़े, यानी परफॉर्मेंस और ऑब्जर्वर बायस रोकना। और एक और जरूरी शब्द, बायस। हाँ, बायस या विकृति, ये बहुत जरूरी है समझना। ये क्या है असल में? ये वो चीज है जो स्टडी के नतीजों को सच्चाई से दूर ले जा सकती है। एक सिस्टमैटिक एरर। जैसे अगर रिसर्चर किसी एक इलाज को बेहतर मानता है और अनजाने में उसी के पक्ष में डेटा इकट्ठा करे या उसकी व्याख्या करे, या मरीज चुनने में ही कोई गड़बड़ी हो जाए। ओह। अच्छी रिसर्च डिजाइन और एनालिसिस इसी बायस को कम करने की कोशिश करती हैं। इसीलिए ये सब तरीके, रैंडमाइजेशन, ब्लाइंडिंग, मैचिंग, इतने जरूरी हैं। ठीक है, ये शब्दावली थोड़ी स्पष्ट हुई। अब बड़ा सवाल, ये सब क्यों हो रहा है? मतलब इतनी मेहनत क्यों? इन सब आधुनिक तरीकों को आयुर्वेद से जोड़ने की इतनी कोशिश क्यों की जा रही है? ये भारत के बड़े लक्ष्यों, जैसे आपने शुरू में कहा विजन 2030 और विकसित भारत 2047 से कैसे जुड़ता है? यहीं पर बात दिलचस्प मोड़ लेती है और इसका स्केल समझ आता है। ये सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा या साइंटिफिक वैलिडेशन की बात नहीं है। तो फिर? इसके पीछे एक सोची समझी राष्ट्रीय रणनीति है। आप देखिए, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है NHP 2017, हाँ। वो खुद कहती है कि आयुष रिसर्च में अलग अलग विधाओं को साथ लाना जरूरी है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी। हाँ, मतलब आयुर्वेद, मॉडर्न मेडिसिन, टेक्नोलॉजी सब साथ आए। हाँ, और साथ ही होल सिस्टम अप्रोच की बात करती है। मतलब सिर्फ एक दवा या जड़ी बूटी को नहीं, बल्कि पूरे आयुर्वेदिक इलाज के तरीके को समग्र रूप से देखना और उसकी क्षमता बढ़ाना। और CCRS का विजन 2030 भी इसी दिशा में है। बिल्कुल। CCRS विजन 2030 का लक्ष्य ही यही है कि प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर वैज्ञानिक सबूत तैयार किए जाए। सबूत, एविडेंस। हाँ, एविडेंस जनरेट करना और डिजिटल इनोवेशन करना।
आप देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय मिलकर एम योगा ऐप पर काम कर रहे हैं। हाँ, वो है, वो काफी तो पॉपुलर हुई है। ये क्या है? ये पारंपरिक योग को टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया तक पहुंचाना और उसे वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों से जोड़ना, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 3, जो 2030 तक सबको स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात करता है। अच्छा, तो ये ग्लोबल हेल्थ से भी जुड़ा है। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए भी ये जरूरी है। कैसे? आयुकेयर जैसे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है जिनका जिक्र पेपर में है। ये जर्नल आयुर्वेद के स्टडीज को प्रकाशित करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हाँ ताकि सब एक ही तरह से रिपोर्ट करें। हाँ, ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इन्हें पढ़ सकें, समझ सकें, इनकी तुलना कर सकें और इनकी गुणवत्ता पर भरोसा कर सकें। तो ये सब मिलकर आयुर्वेद को एक आधुनिक सबूत आधारित यानी एविडेंस बेस्ड चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। बिल्कुल, और ये कोशिश भारत के स्वास्थ्य लक्ष्यों को पाने में मददगार हो सकती है। तो भविष्य कैसा दिखता है? आगे क्या, खासकर विजन 2030 और विकसित भारत 2047 के संदर्भ में? ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी और खासकर AI इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। निश्चित तौर पे भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और टेक्नोलॉजी के साथ गहरे इंटीग्रेशन का है। पेपर इसी तरफ इशारा करता है। AI आयुर्वेद में ये कैसे काम करेगा? ये तो सुनने में बिल्कुल भविष्य की बात लगती है। हाँ, लेकिन ये भविष्य अब बन रहा है। कल्पना कीजिए, क्या AI प्रकृति समझने में मदद कर सकता है। मशीन लर्निंग ML के मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। मशीन लर्निंग? हाँ, जो लोगों की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के आधार पर उनकी प्रकृति, वात, पित्त, कफ का वर्गीकरण करने में मदद करे। मतलब AI बताएगा कि आपकी प्रकृति क्या है? हाँ, या कम से कम डॉक्टर को असिस्ट करेगा। पेपर में एक काल्पनिक नाम भी दिया है, प्रकृति AID। प्रकृति AID, इंटरेस्टिंग। और AI ग्रंथों को समझने में मदद कर सकता है। ग्रंथों को कैसे? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। NLP? हाँ, इससे हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों को डिजिटल रूप दिया जा सकता है। उनमें से ऑटोमेटिकली ज्ञान निकाला जा सकता है। मतलब सर्च करना आसान होगा? सिर्फ सर्च नहीं, बल्कि शायद ऐसे पैटर्न और कनेक्शंस खोजे जा सकते हैं जो अब तक किसी इंसान ने नोटिस न किए हों। पेपर में इसका भी एक काल्पनिक नाम है, संहिता सर्च टाइम। संहिता सर्च, ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये पोटेंशियल बहुत बड़ा है। और ये टेक MVPs क्या हैं जिनका जिक्र है पेपर में? MVP का मतलब है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मतलब किसी टेक्नोलॉजी या ऐप का एक शुरुआती, बिल्कुल बेसिक लेकिन काम करने वाला वर्जन बनाना। क्यों? ताकि उसे जल्दी से टेस्ट किया जा सके, यूजर से फीडबैक लिया जा सके और फिर उसे बेहतर बनाया जा सके। एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने का इंतजार करने के बजाय। अच्छा, स्टार्टअप्स की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। पेपर में कुछ आइडियाज दिए गए हैं, जैसे क्या आइडियाज हैं? एक है विशेष वेद। विशेष वेद? हाँ, ये एक वेब ऐप हो सकता है जो किसी व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उसकी प्रकृति और विकृति देखकर पर्सनलाइज्ड रसायन प्रोटोकॉल डिजाइन करने में मदद करे। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट? बिल्कुल। दूसरा आइडिया है रसानालिटिका। रसानालिटिका? ये एक मोबाइल ऐप हो सकता है जो मरीज के लाइव वाइटल साइंस जैसे नब्ज, सांस की गति, टेम्परेचर वगैरह को आयुर्वेदिक डायग्नोसिस के तरीकों जैसे नाड़ी परीक्षा से इंटीग्रेट करें। मतलब रियल टाइम डेटा और आयुर्वेदिक समझ को मिलाना। हाँ, और तीसरा है ओज ट्रैकर। ओज ट्रैकर? हाँ, ये ओज को ट्रैक करेगा। हाँ, एक सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड जो समय के साथ किसी व्यक्ति की ओज यानी वाइटैलिटी या जीवन शक्ति के मार्करों को ट्रैक करे लॉन्गिट्यूडनली। ये सब तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। हाँ, पर ये वो दिशा है जिधर रिसर्च जा सकती है और जानी भी चाहिए। और इन सब के नामों में संस्कृत का पुट रखने की बात भी है जी। जैसे अग्निगार्ड, धातु मैप। ये क्यों? हाँ, ये एक दिलचस्प सुझाव है पेपर में। क्या लॉजिक है इसके पीछे? शायद लॉजिक ये है कि इससे ये नए जमाने के टूल अपनी जड़ों, अपनी आयुर्वेदिक पहचान से जुड़े रहते हैं। ये सिर्फ कूल साउंडिंग नाम नहीं है, बल्कि ये परंपरा और आधुनिकता के संगम का प्रतीक है। ये बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आयुर्वेद की मूल अवधारणाओं पर आधारित है। सही बात है। तो अंततः लक्ष्य क्या है? ये सब रिसर्च, ये AI, ये टेक्नोलॉजी, ये सब हमें कहाँ ले जाएगा? दूर का नजरिया जो विजन 2047 से जुड़ता है वो ये है हाँ। कि
आयुर्वेद की जो पारंपरिक जांच विधियां हैं, जैसे दशवेद या अष्टवेद परीक्षा, जो सबूत जुटाने की प्रक्रिया है, एविडेंस जनरेशन, और जो व्यक्तिगत इलाज तय करने के तरीके हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एल्गोरिदम, इन सब को डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाया जाए। पूरी तरह से ऑटोमेटेड। काफी हद तक एआई इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। इससे आयुर्वेद रिसर्च की अगली पीढ़ी एक ऐसे युग की शुरुआत कर सकती है जहां पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर पूरी तरह से डिजिटल एआई संचालित स्वास्थ्य समाधान प्रदान करें। फुल डिजिटल ऑटोमेशन। हाँ, एक इंटीग्रेटेड एआई पावर्ड सिस्टम, और ये सीधे तौर पर 2047 तक भारत को एक विकसित और स्वस्थ राष्ट्र बनाने के मिशन में योगदान दे सकता है। वाकई ये पारंपरिक ज्ञान को सिर्फ संरक्षित करना नहीं, बल्कि उसे आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसकर, टेक्नोलॉजी से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करने की एक जबरदस्त कोशिश है। बिल्कुल, ये सिर्फ पुराने को सहेजना नहीं, बल्कि उसे और शक्तिशाली और प्रासंगिक बनाना है। और ये सिर्फ लैब या यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के भविष्य का एक खाका तैयार करने जैसा है, एक रोड मैप। टेक्नोलॉजी इसमें सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक इनेबलर, एक सहायक की भूमिका निभा रही है। किस चीज में सहायक? प्राचीन ज्ञान को मान्य करने में, उसे बेहतर समझने में और उसे ज्यादा लोगों तक ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद कर रही है। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की बात यह है, जैसे जैसे एआई और आयुर्वेद का ये मेल, ये इंटीग्रेशन कहलाएगा, हमारी अपनी सेहत की देखभाल का तरीका कैसे बदल सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। क्या ये टेक्नोलॉजी आधारित नजरिया वाकई हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक समझ की बारीकियों को, उसकी गहराई को, उसकी होलिस्टिक अप्रोच को पकड़ पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या ये इसे सबके लिए ज्यादा सुलभ, ज्यादा अफोर्डेबल और ज्यादा असरदार बना पाएगा? इस पर मंथन जरूरी है। यकीनन।